स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में गोपाल कृष्ण गोखले। विद्यार्थियों, पूर्व में भी हमने एक उदारवादी चिंतक के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले की जीवनी के बारे में, उनका जन्म कब, कहाँ, कैसे, ऐसे कौन कौन से आयाम थे जिनसे वो प्रभावित होकर के उनमें अदम्य साहस, अनुशासन, स्वाभिमान, संस्कार युक्त जीवन की आयाम प्रतिष्ठित कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा करें। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कोटलक गांव में गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ। कोटलक गांव गोपाल कृष्ण का ननियाल था। इसके जो पिता कृष्णचंद्र राव का जो मूल गांव था वो तमहानमाला था, महाराष्ट्र में ही है, तमहानमाला था। पिता कृष्णचंद्र राव और माता का नाम सत्यभामा था। कृष्णचंद्र जो राव थे, कृष्णचंद्र जो गोखले थे, वो कागल रियासत के कलरक पद पर आसीन थे। कालांतर में वो पुलिस में दारोगा बन जाते, यानी कि बहुत सामान्य परिवार। इनकी जो मां थी सत्यभामा, अनपढ़ थी, लेकिन अदम्य साहस, चारित्रिक निष्ठा, आत्माभिमान, स्वाभिमान एवं संस्कार युक्त जीवन, ये सारे ही सत्यभामा अर्थात उनकी मां से विरासत में गोपाल कृष्ण गोखले को मिले। अनपढ़ होने के बावजूद भी रामायण और महाभारत पर अच्छा अधिकार था। इस कारण बालक गोपाल कृष्ण को ये कई प्रकार की कहानियां इससे जुड़ी हुई सुनाता। बाल्यकाल की जो पढ़ाई है वो उनके कोटलक में ही प्रारंभ होती है। 1879 यानी कि जब वह 13 वर्ष का था तब उसके पिता का निधन हो जाता है। पिता का साया सिर से उठने के बाद अगले साल ही 2 प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। 1880 में एक तो इनका विवाह होता है, दूसरा एक असाध्य रोग से ग्रसित बच्ची जिसको ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी थी, असाध्य रोग था, उससे ग्रसित थी, उससे उसका विवाह हो जाए। तत्पश्चात उससे अपनी पूर्व पत्नी की अनुमति से ही दूसरा विवाह भी होता है, लेकिन इनकी जो निजी जीवन है वो इतना सुलझा हुआ, इतना अच्छा, सुखप्रद नहीं था, कष्टमय, कांटो युक्त था। हर प्रकार से की कठिनाइयां ही थी। दूसरी पत्नी का भी 1900 में निधन हो गया, यानी कि उनको पारिवारिक सुख नहीं नसीब में था। जब पिता की मृत्यु हो गई तो घर का संपूर्ण दायित्व उसके चाचा अनंत कुमार और भावी बड़े भाई थे जिसका नाम था गोविंद, उस पर आ गए। इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं, मैट्रिक पास हो जाती है, लेकिन जैसे ही 10वीं पास होती है, आगे महाविद्यालय की शिक्षा के लिए इसकी मां तथा बालक गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही तय करते कि आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इसका भाई गोपाल इसकी आगे की पढ़ाई चालू रखना चाहता है, लेकिन आर्थिक संकट के कारण वो भी ऊहापोह की स्थिति में था, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी गोपाल कृष्ण गोखले की भाभी अपने गहने लेकर के आती है और ये तय करती है, उसके परिवार में ये निर्णय हो जाता है कि ये गहने बेच करके आगे की है जो पढ़ाई है वो इसकी हम सुचारू रूप से रखें। बहुआयामी प्रतिभा का धनी था, अंग्रेजी, गणित,
विज्ञान सभी विषयों पर उनका अच्छा अधिकार था। गणित में तो उनकी महारत होने के कारण विद्यार्थी भी ये सोचते थे और सहपाठी भी सोचते थे, शिक्षक भी सोचते थे कि यह आगे जाकर के एमएससी करेंगे, लेकिन ये कानून की पढ़ाई में एडमिशन वो वहां पर 1884 में भाभी अपने गहने बेच करके इसकी आगे की पढ़ाई शुरू करते। 85 में फर्ग्यूसन कॉलेज में इनका अध्ययन शुरू होता है और वहीं पर ये तय कर लेते कि आगे की पढ़ाई मैं नहीं करूंगा। और वहां 75 रुपए मासिक की नौकरी यानी कि अध्यापन का कार्य जहां पढ़े वहीं पर प्रोफेसर बन गए। उस 75 रुपए में अपनी न्यूनतम आवश्यकता पूरी होने के पश्चात शेष जो भी धन बचता था वो अपने भाई को भेज देते। 1887 से लगा करके 1905 तक यानी कि 1905 तक महादेव गोविंद रनाडे के निर्देशन में काम करते हैं और महादेव गोविंद रनाडे इसके गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे को माना जाता है। 1888 यानी कि मात्र 22 वर्ष की आयु में मुंबई विधान परिषद के ये सदस्य बन जाते। वहां विधायक रहते हुए 1889 में कांग्रेस के सदस्य बन लेते। प्राथमिक सदस्य बनते बनते सक्रिय सदस्य बनते हैं और फिर कांग्रेस में इतनी सक्रियता निभाते हैं कि 1905 में कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ वो कई प्रकार के सुधार के कार्य भी करते हैं। उन्हीं कार्यों के निमित्त वो अपने जीवन में 7 बार ब्रिटेन की यात्रा करते, 7 टाइम्स ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। सबसे पहले वो 1897 में वेल्वी आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाते हैं। वेल्वी आयोग उस समय की शिक्षा नीति के बारे में होता है कि भारत की शिक्षा नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। उस समय अंग्रेजी और विज्ञान और तकनीकी का तारतम्य भारत की प्राचीन संस्कृति की सांस्कृतिक शिक्षा से स्थापित करते हुए वो एक प्रकार की कमेटी के माध्यम से शिक्षा योजना देते हैं। फिर 1905 में जाते हैं और लगभग 3 महीने तक रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाते हैं। 1906 में मार्ले से मिलकर के प्रशासनिक सुधार संबंधी आयामों को भारत में प्रतिष्ठित करते हुए एक सुझाव समिति के सदस्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 1908 में हॉब्स हाउस के अध्यक्ष के रूप में हमारी जो यह व्यवस्था है, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था जो केंद्रीकृत चल रही थी, उसको विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, इस प्रकार की अनुशंसा गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। 1912 में शांति के प्रस्तावक के रूप में कई सुझाव भी देते हैं। 1913 और 14 में पीएससी के मेंबर के रूप में ये वहां जाते हैं और अपने सुझाव देते हैं। इस प्रकार कुल 7 टाइम्स 7 बार वो ब्रिटेन की यात्रा करते हैं। 12 जून 1905 को भारत सेवक संघ बीएसएस की स्थापना करते हैं। इसी कालखंड में सुधारक नामक समाचार पत्र के प्रधान संपादक की भूमिका निभाते हैं। तत्कालीन कालखंड में तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी और मराठा में अपने आलेख भी प्रकाशित करवाते।
इसी प्रकार वो विभिन्न प्रकार के समाज सुधार के कार्यों में भी सक्रियता निभाते हैं। जब वो ब्रिटेन से दोबारा आते हैं तो उनका थोड़ा स्वास्थ्य गिरने लगता है, लेकिन राजनीतिक वसीयतनामा नामक कृति में वो अपने संपूर्ण जीवनी और सुधार संबंधी, राजनीतिक व्यवस्थाओं संबंधित, आर्थिक व्यवस्थाओं संबंधित, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक प्रत्येक आयाम में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, उसके वो सुझाव और सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। महान उदारवादी नेता के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, अग्रज के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इनकी तिलक और आग्रहकर से भी प्रगाढ़ता रहती है, लेकिन कुछ कालखंड के पश्चात ही इनकी विचारधारा थोड़ी उदार होने के कारण इनसे तारतम्य नहीं रहता। तिलक उग्र राष्ट्रवाद या प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ये उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इस कारण इनकी ये प्रगाढ़ता लंबे समय तक नहीं चलती। उन्होंने अपने जीवन में अंग्रेजी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा अंग्रेज और अंग्रेजी शिक्षा है वो भारतीयों के लिए कुछ हद तक निश्चित रूप से उचित है। वो कहते हैं कि ये दिव्य सोपान की तरह है, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा या प्रखर राष्ट्रवाद को इसके अंतर्गत मिला करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रकार के सुधार कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधार के साथ साथ आत्मसंयमी, आत्मानुशासन और दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति के थे। आत्म स्वाभिमान की रक्षा वो अच्छी तरह से करना भी जानते थे। जब वह ब्रिटेन प्रवास के दौरान भोजन की व्यवस्था एक 4 रुपए में थी, एक 4 रुपए 8 आना में थी, तो जहां तय की वहां 4 रुपए में उन्होंने तय की, क्योंकि उनको मितव्ययिता से अपना खर्चा चलाना था। क्योंकि ये इस कालखंड में ये जब अपने विद्यार्थी जीवन में जब भाई द्वारा जो खर्चा दिया जाता था उस समय की बातें हैं। तब होटल वाले से उन्होंने जैसे दही मांग लिया, होटल वालों ने मना कर दिया कि ये तो जो 4.5 रुपए देते उनके लिए है। उन्होंने कहा मंगवा दे दीजिए, आज से मेरी डाइट उसमें काउंट की जाए। फिर आकर के चिंतन किया कि मैं तो भाई के पैसे पर ही पढ़ रहा हूं, हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये निश्चित रूप से मैंने अनुचित निर्णय ले लिया, लेकिन आत्म स्वाभिमान भी उनको बचाना था। तब उन्होंने तय किया कि शनिवार का भोजन नहीं करेंगे। 6 दिन का भोजन करते हुए, इस प्रकार उन्होंने बचत करते हुए आत्म स्वाभिमान भी बच गया और आर्थिक पक्ष भी उनका बच गया। ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण उनके जीवन में हमारे को देखने को मिलते। 19 फरवरी 1915 को अल्पायु में ही पूना में इनका निधन हो जाता है। उनके निधन पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत का भारत रत्न तथा महाराष्ट्र का महामानव महाराष्ट्र का महामानव सदा सदा के लिए सुसुप्त हो जाता है। उनके निधन पर तिलक कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए कहते हैं, भारत रत्न महाराष्ट्र का महामानव आंदोलनकारियों का नरेश चिर निद्रा में सो गया। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल करके उन कार्यों को संपादित करेंगे। विद्यार्थियों, आज अपन ने गोपाल कृष्ण गोखले की जीवनी के बारे में पढ़ा। ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है।